इस वीडियो में हम लोग माइंस में जो स्टोइंग करते हैं स्टोइंग उसको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि स्टोइंग का डिफिनेशन क्या है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि माइंस में जब हम लोग मिनरल या कोल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं गोफ या वॉइड। तो कभी कभी हमको उस गोफ या वॉइड को क्या करना पड़ता है, किसी इनकम्बस्टिबल मटेरियल से फिल करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइंग बोलते हैं। तो process of filling up of gof या void in an underground mine after mineral is extracted is called stowing process। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग गोफ स्टोइंग के नाम से जानते हैं या गोफ पैकिंग के नाम से जानते हैं या स्टोइंग के नाम से भी जानते हैं। अब स्टोइंग करने के लिए इनकम्बस्टिबल मटेरियल यूज करते हैं। इनकम्बस्टिबल मटेरियल वैसा मटेरियल होता है जो जलता नहीं है, जैसे कि पत्थर हो गया, बालू हो गया, मिट्टी हो गया। तो स्टोइंग के लिए हम लोग कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला है सैंड, बालू। अर्थ मतलब मिट्टी। बॉयलर ऐश क्या होता है कि पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोयले को जलाते हैं और जलाने के बाद जो राख बचता है उसको बॉयलर ऐश बोलते हैं। उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोरिंग कर सकते हैं। फिर है क्वेरी ओवर बर्डन मटेरियल। ओपन कास्ट माइनिंग जब हम लोग करते हैं तो ओवर बर्डन जो निकालते हैं उसमें बहुत सारा रॉक्स, स्टोन, सोइल, उन सबको भी हम लोग क्रश करके क्या कर सकते हैं, स्टोरिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। फिर है सेल पिकिंग सेट स्क्रीनिंग प्लांट। स्क्रीनिंग प्लांट वो प्लांट होता है जहां पर हम लोग किसी भी इंडस्ट्रियल मटेरियल को अलग अलग साइज में डिवाइड करते हैं या सिग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं। तो कोल का भी स्क्रीनिंग किया जाता है अलग अलग क्लासिफिकेशन करने के लिए, जैसे स्टीम कोल, स्लैग कोल, रू कोल। तो वहां पर हमको सेल मिलता है। ठीक है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग से कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोरिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अगला है वाशरी रिफ्यूज। वाशरी रिफ्यूज क्या है कि कोल को हम लोग वॉश करते हैं। वॉश करने का मेन पर्पस क्या होता है कि कोल में जो एश कंटेंट रहता है उसको हम लोग कम करते हैं, ताकि हम वो कोल प्रॉफिटेबल हो सके जब हम उसको कहीं सेल करें। तो उससे जो रिफ्यूज निकलता है, जो रिजेक्ट निकलता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्टोरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिल टेलिंग्स। मिल टेलिंग्स क्या होता है कि जहां पर सपोज आयरन ओर है या इस टाइप का कोई मेटल इंडस्ट्री है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओर को प्रोसेस करके उससे मेटल निकाल रहे हैं। तो वहां पर बहुत सारा गैंग मटेरियल निकलता है। गैंग मटेरियल क्या रहता है कि ओर के साथ जो मिट्टी बालू रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो उस गैंग को भी हम लोग स्टोरिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। फिर है स्लैग फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन रिडक्शन करते हैं, जैसे Fe2O3 है। ठीक है, ये क्या है, आयरन ओर है। तो इसका जब हम लोग कार्बन रिडक्शन करते हैं तो इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये क्या मिलता है हमको, Fe मेटल मिलता है, प्लस CO और CO2 गैस मिलता है। और जो वेस्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। उस स्लैग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंड स्टोरिंग कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कार्बन रिडक्शन भी बोलते हैं। और जो भी मटेरियल हम लोग स्टोरिंग के लिए यूज करेंगे वो फ्री फ्रॉम कार्बोनेसियस मटेरियल होना चाहिए। कार्बोनेसियस मटेरियल क्या होता है कि जिसमें कार्बन कंटेंट होता है, जैसे कि कोल है। अगर सपोज हम लोग कार्बोनेसियस मटेरियल से क्या करेंगे, स्टोरिंग कर देंगे, तो उस मटेरियल में धीरे धीरे आग पकड़ जाएगा स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण, और उससे पूरे माइंस में आग फैलने का खतरा बनेगा। इसलिए स्टोरिंग के लिए हम लोग कभी भी कार्बोनेसियस मटेरियल को यूज नहीं करेंगे। फिर है स्टोइंग कितने प्रकार के हैं, तो चार प्रकार के हैं। पहला है हैंड पैकिंग है, दूसरा है हाइड्रोलिक स्टोइंग है, तीसरा है मैकेनिकल स्टोइंग है, चौथा है न्यूमेटिक स्टोइंग है। हैंड पैकिंग में क्या करते हैं कि मजदूर खुद से हाथ, मतलब कि हाथ से ही बेलचा में उठा उठा के टोकरी में ले आके मटेरियल को पैक करता है। हाइड्रोलिक स्टोइंग में हम लोग क्या करते हैं कि पाइपलाइंस में वाटर और सैंड के मिक्सचर को भेजते हैं और जिस पोर्शन को या जिस जगह को स्टोर करना रहता वहां पर ये मटेरियल को डंप कर देते हैं। मैकेनिकल स्टोइंग में क्या होता है कि कन्वेयर बेल्ट की मदद से हम लोग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोइंग वाले साइड पे उसको ले जाके डिपॉजिट कर देते हैं। न्यूमेटिक स्टोइंग में क्या होता है कि एयर और सैंड या स्टोइंग मटेरियल का मिक्सचर को हम लोग तेज हवा के साथ पाइपलाइंस के थ्रू भेजते हैं, और जिस स्पॉट पे जहाँ पर स्टोइंग करना है वहां पर ये डिपॉजिट हो जाता है, हवा निकल जाता है, बाकी मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हैंड पैकिंग। हैंड पैकिंग क्या है,
डंपिंग मटेरियल्स विथ बास्केट्स विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन लेबर। इसका अर्थ क्या हुआ कि मटेरियल, स्टोइंग मटेरियल को हम लोग बास्केट में भर के इंसान की मदद से उसको हम लोग डिपॉजिट करते हैं। हाइड्रोलिक स्टोइंग में क्या है, स्टोइंग मटेरियल जैसे कि सपोज सैंड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में पानी के साथ मिक्स करके स्टोइंग पाइप्स के थ्रू स्टोइंग साइट तक ले जाते हैं, और वो बालू और पानी दोनों एक जगह जमा होता है, पानी रिस के निकल जाता है और बालू वहीं पर जमा हो जाता है। मैकेनिकल स्टोइंग में मटेरियल को हम लोग हाई स्पीड बेल्ट कन्वेयर की मदद से जिस साइड पे जहाँ स्टोइंग करना है वहां पहुंचा देते हैं। न्यूमेटिक स्टोइंग क्या होता है कि कंप्रेस्ड एयर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को भेजते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि मान लो हम लोग स्टोइंग कर रहे हैं तो इसका क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज क्या है कि द गोफ इज पैक्ड सॉलिडली एंड स्टार्टा ओवर द गोफ आर सपोर्टेड। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सपोर्ट के लिए अपने बहुत सारा मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि रू बोल्टिंग करते हैं, प्रॉप्स लगाते हैं, कॉक्स लगाते हैं, हाइड्रोलिक सपोर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। पर ये गोफ क्या होता है, एक बड़ा एरिया होता है, तो उसमें जब हम लोग स्टोइंग कर देते हैं तो वो गोफ क्या होता है, कंप्लीटली पैक हो जाता है, और गोफ के ऊपर जो स्टार्टर जो अर्थ का सरफेस है वो क्या होता है, सपोर्टेड हो जाता है, उसमें सब्सिडेंस होने का चांस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। फिर देयर आर नो चांसेस ऑफ गैस एक्युमुलेशन इन द गोफ। तो गोफ क्या है, वो पार्ट ऑफ माइन जहां से हम लोग क्या किए हैं, कोयला निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग टाइप के गैसेस जैसे CH4, मेनली CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, SO2, SO4, ये सब आके क्या होगा, यहाँ पर जमा होगा। और जब इस जगह को हम लोग बालू से भर दिए तो जगह ही नहीं बचा, तो यहाँ पर डेंजरस गैसेस का एक्युमुलेशन नहीं होगा। अगर डेंजरस गैसेस का एक्युमुलेशन हो रहा है तो फायर, जैसे कि फायर डैम्प एक्सप्लोजन, कोल डस्ट एक्सप्लोजन, इन सब का खतरा बढ़ता है। स्टोइंग करने से क्या है कि यहाँ गैस ही जमा नहीं हो रहा, तो ये सब खतरा से भी हम लोग निजात पा लेते हैं। फिर लीकेज ऑफ वेंटिलेटिंग एयर इज एलिमिनेटेड। सपोज ये मेरा गोफ एरिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दीवार बना के स्टॉपिंग बना देते हैं, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, स्टॉपिंग बोलते हैं। पर स्टॉपिंग में क्या होता है, क्रैक्स आ जाता है। इस कारण से क्या होता है, जो हमारा वेंटिलेटिंग एयर है, वो एयर जो साफ हवा है जिसको हमको माइंस में अदर पोर्शन में ले जाना है, वो क्या होता है, इस एरिया में लीक करने लगता है। इस कारण क्या होता है कि रेस्ट पार्ट ऑफ माइन के लिए साफ एयर कम मिल पाता है हमको। तो चूंकि जब हम लोग इसको स्टोरिंग कर रहे हैं तो यहाँ कोई स्पेस ही नहीं बच रहा है, तो ये लीकेज भी क्या होता है, खत्म हो जाता है ना। फिर रोडवेज एंड वर्किंग प्लेसेस आर रेंडर्ड सेफ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग डीपिलरिंग कर रहे थे या फिर लॉन्ग वाल एडवांसिंग कर रहे हैं, तो जब हम लोग गोफ एरिया को क्या करें, पूरा बालू से पैक कर दे रहे हैं, तो आसपास के पिलर्स या स्टार्टा पे कोई लोड नहीं पड़ रहा। उससे क्या हो रहा है कि जो रोडवेज है वो काफी सेफ हो जा रहा है। नेक्स्ट है बेटर रूफ कंट्रोल, सो मिनिमम सब्सिडेंस इफेक्ट। अब क्या है कि ये सरफेस है, सपोज इसके नीचे कहीं वर्किंग चल रहा था, ये गोफ एरिया है, जब इसको हम भर दिए, इसके ऊपर का स्टार्टा जो उसमें सब्सिडेंस कम हो गया, इसके ऊपर का स्टार्टम कम हो गया, ऐसे करते करते जब लोग टॉप तक पहुंचते हैं तो सब्सिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। कई सालों बाद भी कोई सब्सिडेंस नहीं दिखता, जो जिस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, सैंड स्टोइंग या स्टोइंग कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होता है कि जैसे थिक सीम है या कोई भी सीम है, जब हम लोग स्टोइंग प्रोसेस करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो कोल का एक्सट्रैक्शन रहता है वो काफी बढ़ जाता है, अबाउट 95% हो जाता है सैंड स्टोइंग के साथ। इट मेक्स पॉसिबल एक्सट्रैक्शन ऑफ थिक सीम सीम बिलो। अब जैसे थिक सीम का एक्सट्रैक्शन करना है तो उसमें हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, उसको हम लोग लेयर वाइज करते, जैसे थिन सीम वर्किंग कभी देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग लेयर वाइज उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, और उसमें हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, हमको स्टोइंग करना ही करना है। जैसे सीम बिलो फायर एरिया, मान लीजिए ये एक सीम है ना, इसमें मान लीजिए आग लग चुका है, इसके नीचे कोई दूसरा सीम है, इसमें जब हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको स्टोइंग करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ स्टोइंग नहीं करेंगे, इसमें क्रैक्स डेवलप होगा, और इधर का आग क्या हो सकता है, इस एरिया में भी प्रोपेगेट कर सकता है। बिलो वाटर बियरिंग स्टार्टा, वाटर बियरिंग क्या स्टार्टा, मान लीजिए ये अपर सीम है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, और ये पानी हो सकता है रिस के इधर आ जाए क्रैक्स के थ्रू, अगर हम लोग स्टोइंग नहीं करेंगे। स्टोइंग करने से क्या होता है कि रूफ पूरा सपोर्ट हो जाता है, जो क्रैक्स बनता है वो बनना बंद हो जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं पानी ऊपर में है तो भी हमको स्टोइंग करना ही करना है। बिलो रेलवे रिवर्स टाउन एक्सेट्रा, मान लीजिए इंपॉर्टेंट सरफेस है,
सरफेस पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे रेलवेज है, रिवर्स है, टाउन्स है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी वर्किंग करेंगे तो उस एरिया को हम लोग प्रॉपरली गोफ एरिया को फिल कर देंगे स्टोइंग से। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, सरफेस पे सब्सिडेंस आएगा और ये टाउन्स का घर टूट सकता है, रेलवे ब्रिज कोलैप्स कर सकता है, रिवर डिस्टर्ब हो जा सकता है, ठीक है। तो इन सब जहाँ सरफेस फीचर्स को हमको प्रोटेक्ट करना है वो हम लोग स्टोइंग करेंगे ही करेंगे। स्टोइंग करने से क्या होता है, डिपिलरिंग ऑफ कंटीजियस सीम्स इन एनी ऑर्डर इज पॉसिबल। तो पहले कंटीजियस सीम देखते हैं। मान लीजिए हमारा एक सीम ये है, दूसरा सीम ये है, ठीक है। तो अगर इन दोनों सिम के बीच दूरी 9 मीटर या उससे कम हो तो वैसे सिम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीजियस सिम। अगर 9 मीटर से ज्यादा है तो उसको हम लोग कंटीजियस सिम नहीं बोलते। एक तो डिफिनेशन में हम लोग याद रखेंगे, कंटीजियस सिम क्या है, दो सिम जिसके बीच की दूरी 9 मीटर या उससे कम हो उसको हम लोग कंटीजियस सिम बोलते हैं। तो जब कंटीजियस सिम में वर्किंग कर रहे हैं तो किसी में भी पहले हम लोग डिपिलरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर हम लोग स्टोइंग के साथ डिपिलरिंग कर रहे हैं तो। फिर है नो डेंजर ऑफ इनंडेशन। इनंडेशन क्या होता है, माइंस में पानी भर जाना, उस प्रोसेस को हम लोग इनंडेशन बोलते हैं। तो जब हम लोग स्टोइंग के साथ वर्क करते हैं तो इनंडेशन का खतरा भी जीरो हो जाता है। सैंड स्टोइंग इसके अलावा और कहाँ करते हैं, तो जहां पिलर हमारा जैसे साइज होना चाहिए पिलर का 30x30, ठीक है, पर हमारा पिलर का साइज 20x20 है या 25x25 है। इसका अर्थ है कि पिलर जितना साइज होना चाहिए उससे क्या है, कम है। तो वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, पिलर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग कुछ एरिया को स्टोइंग कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ गैलरीज बहुत ज्यादा चौड़ा है जैसे कि लॉन्ग वॉल वर्किंग में, वहां भी हमको क्या करना पड़ता है, स्टोइंग करना पड़ता है। और सपोज माइंस का ये पूरा माइंस है, सपोज इस एरिया में क्या हो गया, आग लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉपिंग बनाते हैं। स्टॉपिंग में भी क्या करते हैं, ब्रिक का वॉल बनाते हैं, बीच में बहुत दूर तक हम लोग क्या करते हैं, बालू भर देते हैं, फिर एक दूसरा दीवार बना देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग, ठीक है। आइसोलेशन स्टॉपिंग बोल सकते हैं, फायर प्रूफ स्टॉपिंग बोल सकते हैं, जैसा जरूरत हो वैसा बनाएंगे। तो सपोज किसी एरिया में आग लग चुका है तो रेस्ट पार्ट ऑफ माइन को उससे सेपरेट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सैंड फिलिंग करते हैं। तो स्टॉपिंग का हम लोग क्या किए, एडवांटेजेस देख लिए। अब स्टॉपिंग का डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, कि स्टॉपिंग प्रोसेस क्या है, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ लेबर्स उसमें ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो हर प्रोसेस क्या क्या है, एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहला जो स्टोइंग मेथड था उसका नाम था हैंड पैकिंग, है ना। इसमें क्या करते हैं, हैंड पैकिंग इज सिंपल, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है और इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल कॉस्ट नहीं लगता। क्यों, क्योंकि हमको इस पर्पस के लिए ना कोई अरेंजमेंट करना है, ना कोई मशीन खरीदना है, कुछ भी नहीं करना है। बस लेबर क्या करते हैं, वो टोकरी में भर भर के स्टोइंग मटेरियल को स्टोइंग के साइट पे ले जाकर डंप कर देते हैं। पर ये मेथड क्या है, ह्यूमन के एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। यदि वर्कर्स धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो प्रोसेस काफी स्लो हो जाएगा। It can advantageously be used in places where hydraulic stowing is not much effective, as in flat and shallow seams. Tubs can be conveniently handled anywhere in flat seams, and this facilitates hand packing. अब हम लोग हैंड पैकिंग को कहाँ करेंगे, तो जहां हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिक स्टोइंग नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोलिक स्टोइंग दो केसेस में हम लोग नहीं कर पाएंगे, जहाँ सैलो सीम है यानी कि सीम जमीन से बहुत कम गहराई पे है और सीम का इंक्लिनेशन क्या है, जीरो है, या वो फ्लैट सीम है या बहुत कम इंक्लिनेशन है, वैसे केसेस में हम लोग हाइड्रोलिक स्टोइंग नहीं कर सकते। तो उस केस में हम लोग हैंड पैकिंग करेंगे। तो जहाँ फ्लैट सीम रहता है वहाँ वर्कर्स आराम से टब में मटेरियल भर के ले जाएंगे और जहाँ पर उसको जमा करना है, जहाँ स्टोइंग करना है वहां पर उसको ले जाके पलट देंगे, ठीक है, तो उससे स्टोइंग हो जाएगा। It is also useful in seams steeper than 25 degree when arrangements can be made to tip the tipping tubs and material pack itself. This process is slow and heavy on manpower. तो मान लीजिए 25 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन है तो आराम से वहां भी हमको कुछ नहीं करना है, माइन टब को हमको बस वहां ले जाना है और वहां पर उसको क्या करना है, टब को टिप कर देना है। टिप करना मतलब पलटने का जो अरेंजमेंट टब का रहता है उसको हम लोग टिपिंग प्रोसेस बोलते हैं और उस सिस्टम को टिपलर बोलते हैं, TIPPLER, टिपलर, है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं, टब्स को मैकेनिकल यानी मशीन की मदद से पलटते हैं फिर सीधा कर लेते हैं। ये प्रोसेस क्या है, हैंड पैकिंग, इसको हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि ये काफी स्लो है और मैन पावर रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक स्टोइंग। सबसे ज्यादा कॉमन प्रोसेस है जो इंडिया में हम लोग यूज करते हैं वो है हाइड्रोलिक स्टोइंग।
तो ये उस कोलियरीज में यूज करते हैं जहां पर उस कोलियरी से कम 16 किलोमीटर या उससे कम दूरी पे कहाँ क्या हो, एक नदी हो जहां से हमको सफिशियंट सप्लाई ऑफ सैंड मिल पाए। सैंड ही हमारे यहाँ सबसे कॉमन स्टोइंग मटेरियल है। तो इंडिया में हम लोग हाइड्रोलिक स्टोइंग को यूज करते, सबसे कॉमन यही प्रोसेस हाइड्रोलिक स्टोइंग, और स्टोइंग मटेरियल को हम लोग सैंड के रूप में यूज करते। उसका मेन कारण क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सैंड फ्रॉम रिवर्स फ्लोइंग नियर द कोलियरी एरिया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो पुल बना है वो ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है। ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है कि नदी अपने साथ पेड़ पौधों को ले गई और कहीं बगल में अपने साइड्स में डिपॉजिट कर दी। ये प्रोसेस हजारों लाखों साल तक चलता रहा और अंदर बैक्टीरियल एक्शन, फिजिकल और केमिकल चेंजेस आया कोल में, और वो लकड़ी में, और वो फाइनली कोल बन गया। तो इंडिया में बहुत सारे माइंस ऐसे हैं जो नदी के किनारे पाए जाते हैं, तो नदी से आराम से बालू मिल जाता है और हम लोग सैंडस्टोन कर सकते हैं। फिर है रूफ एंड फ्लोर ऑफ सीम्स आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। मान लीजिए हम कहीं हाइड्रोलिक स्टोइंग कर रहे हैं और हमारा रूफ क्ले है यानी मिट्टी का बना हुआ है, तो क्या होगा, रूफ कोलैप्स कर जाएगा। फ्लोर है वो क्ले का है, तो फ्लोर में बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाएगा, फ्लोर हीव करने लगेगा, वो लोड नहीं ले पाएगा। तो वैसे केसेस में हम लोग हाइड्रोलिक स्टोइंग नहीं कर सकते। पर हमारे कंट्री में क्या, रूफ एंड फ्लोर सफिशिएंटली स्ट्रांग रहता है, तो इसलिए हाइड्रोलिक स्टोइंग से कोई दिक्कत नहीं जाता। वैसे कोल सीम्स, वैसा माइंस जहां पर क्या है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी क्या है कि हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होता है, वर्कर्स जल्दी कूल नहीं हो पाते, कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर कम हो जाता है। तो वैसे जगह भी हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक स्टोइंग को अवॉइड करते हैं। माइंस आर यूजुअली एट डेप्थ एक्सीडिंग 100 मीटर एंड सीम्स आर इंक्लाइंड। अब हाइड्रोलिक स्टोइंग करने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। माइंस बहुत कम गहराई पे नहीं होना चाहिए, माइंस 100 मीटर से ज्यादा गहराई पे होना चाहिए। उससे क्या होता है कि पानी और बालू को जब हम लोग भेजते हैं, तो जब ज्यादा गहरा में जाता है तो ग्रेविटी के कारण उसमें ग्रेडियंट आ जाता है, ठीक है। और सीम्स क्या है, इंक्लाइंड है। फ्लैट सीम में हम लोग हाइड्रोलिक स्टोइंग को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पाइपलाइन अगर इस टाइप रहेगा, इंक्लिनेशन अगर जीरो है, इसमें बालू मिट्टी तो, बालू और पानी तो सिर्फ क्या हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से फ्लो कर रहा है। तो ऐसे फ्लैट सीम रहेगा तो इसमें बालू पानी फ्लो नहीं कर पाएगा, जाम हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोलिक स्टोइंग यूज करने के लिए क्या होना चाहिए, सीम्स इंक्लाइंड होना चाहिए। वैसे जगह हाइड्रोलिक सैंडस्टोन सक्सेसफुल नहीं है जहां क्या है, सीम कम गहराई पे है और उसका जो ग्रेडियंट है, सीम का जो इंक्लिनेशन है वो यदि 5 डिग्री से कम है और सीम का डेप्थ फ्रॉम सरफेस कम है, तो वहां हम लोग हाइड्रोलिक स्टोइंग प्रोसेस को यूज नहीं कर पाएंगे। पर हमारे कंट्री में ज्यादातर अंडरग्राउंड माइंस क्या है, ज्यादा डेप्थ पे है और सीम इंक्लिनेशन 5 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए हमारे कंट्री में हाइड्रोलिक स्टोइंग को हम लोग आराम से यूज कर लेते हैं। आगे देखिए। अब हाइड्रोलिक स्टोइंग करने के लिए 4 स्टेज है। सबसे पहले क्या है कि सैंड को हम लोग नदी का जो किनारा है वहां पर नदी से बालू को निकाल निकाल के इकट्ठा करेंगे सबसे पहले। दूसरा में क्या होगा, वो नदी के किनारे जो बालू को इकट्ठा किए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे कि माइन के सरफेस पे, जहां पर माइन चल रहा है वहां पर हम लोग एक बंकर बनाए रखते हैं। उस सरफेस में क्या कर, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सैंड को ला ला के उस बंकर में स्टोर करते हैं। तीसरा प्रोसेस है, एक मिक्सिंग चैम्बर होता है, उसमें सैंड और बालू को हम लोग एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करते और पाइप्स के थ्रू वो क्या करते हैं, उसको हम लोग माइंस के अंदर ले जाते हैं। कोई ड्रिफ्ट के थ्रू ले जा सकते हैं या किसी इंक्लाइन के थ्रू ले जा सकते हैं या शाफ्ट के थ्रू ये पाइप को हम लोग ले जा सकते हैं। और फिर फर्दर क्या होता है, माइंस के अंदर जहां पर हमको स्टोइंग करना रहता वहां पर तक हम उस पाइप को एक्सटेंड करते हैं और वो फाइनली बालू और पानी वहां उस जगह पे हम लोग डंप करते जाते हैं, पानी रिस के निकल जाता है, बालू जमा हो जाता है। ये सैंड स्टोइंग में 4 स्टेज है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये एक फिगर है कि चीनाकुरी कोलियरी में सैंड स्टोइंग हम लोग कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं देखते हैं। ये देखिए यहाँ से, ये क्या है, बंकर्स है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बालू भर रहे हैं, ठीक है। और ये पानी का टैंक बना के रखे हैं। यहाँ से हम लोग बंकर को ओपन करते हैं तो बालू यहाँ गिरना स्टार्ट हो जाता है। साथ में इस टैंक से इस पाइपलाइन के थ्रू क्या है, पानी भी आना शुरू हो जाता है। एक मिक्सिंग चेम्बर होता है, वहां बालू और पानी दोनों मिक्स होता है। और ये उस माइंस में एक स्टोन का ड्रिफ्ट है। उस ड्रिफ्ट से क्या होता है, ये एक पाइपलाइन हम लोग लगाए हुए हैं जिस पाइपलाइन से क्या होता है, बालू और पानी एक साथ मिक्स होकर के इस ड्रिफ्ट के थ्रू
ये पाइपलाइन इस ड्रिफ्ट के थ्रू है और बालू और पानी उस पाइपलाइन में फ्लो कर रहा है, माइंस के अंदर तक पहुंच जा रहा है। ये कहीं रिवर है, वहां से क्या हो रहा है, सैंड कलेक्ट हो रहा है और ये एरियल रोपवे के थ्रू क्या हो रहा है, इन बंकर्स में आकर के डंप हो रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब ये प्रोसेस क्या है कि सैंड स्टोरिंग हम लोग किसी माइंस के लिए डिसाइड करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नदी में हम लोग बोरहोल करते हैं और देखते हैं कि वहां पर कितना गहराई तक बालू है। इससे हमको पता चल जाता है कि उस नदी में सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ बालू है कि नहीं है। ठीक है, उससे हम लोग कितना क्वांटिटी ऑफ बालू है उसको एस्टिमेट करते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं कि क्या हमको माइंस के कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सैंड इस रिवर से मिल पाएगा। यदि हमारा आंसर रहता है यस, क्या ये नदी 16 किलोमीटर से कम दूरी पे है, आंसर है यस, तभी हम लोग उस माइंस के लिए सैंड स्टोरिंग अरेंजमेंट को डिसाइड करते हैं, नहीं तो कुछ और अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे। अब है कि 1 टन कोयला निकालने के लिए हमको 1.3 टन यानी कि 1.3 टन बालू चाहिए होता है। इन ए वर्जिन एरिया, इसका अर्थ है कि जिस सीम पे हम पहली बार काम कर रहे हैं, वहाँ पुराना काम हुआ हो तो वहाँ और ज्यादा लगेगा। तो 1 टन कोल के लिए 1.3 टन सेंट चाहिए। जहाँ पुराना वर्किंग हुआ है फिर हम लोग वहाँ वर्किंग कर रहे हैं, तो वैसे केस में जहाँ पिलर्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो उस केस में 2.5 टन ऑफ सैंड फॉर एवरी 1 टन ऑफ कोल। जैसे ओल्ड वर्किंग्स है जहाँ सपोज बोर्ड एंड पिलर है, उसका डेवलपमेंट हो चुका है, अब हमको क्या करना है, डीपिलरिंग करके पिलर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वैसे जगह पे हमको कितना सैंड लगेगा, तो 2.5 टन सैंड लगेगा हर टन ऑफ कोल के लिए। इन वर्किंग्स which are ए आर है ना, which are developed by Bowl and Pillar method. If the depillaring is to be in conjunction with stowing, nearly 1.8 ton of sand per ton of coal extracted during depillaring will be essential. तो मान लीजिए कोई बोर्ड एंड पिलर है, नया वर्किंग है, अभी जस्ट डेवलपमेंट किए हैं, फिर तुरंत डीपिलरिंग कर रहे हैं, तो वैसे केस में सैंड कम लगेगा, वो है 1.8 टन ऑफ सैंड लगेगा पर टन ऑफ कोल के लिए। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में कितना लगेगा, तो 1.4 टन ऑफ सैंड पर टन ऑफ कोल। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में कितना टन सैंड लगता है, 1.4 टन, 1 टन कोयला निकालने के लिए। वेस्टेज और लॉसेस अकाउंट फॉर एडिशनल 10 to 15%। तो 10-15% क्या होता है, सैंड वेस्ट हो जाता है, उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा इतना को कैलकुलेट करके ऐड करते हैं हमारे फाइनल कैलकुलेशन में। फिर है कि सैंड को हम लोग कैसे लाते हैं। देखो ये क्या है, सपोज सरफेस ऑफ माइंस है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बंकर बना लेते हैं, उस बंकर में क्या करते हैं, सैंड को लोड कर यहाँ डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, यहाँ बंकर का एक माउथ होता है, उसको हम लोग ओपन करते हैं और इधर एक कहीं टैंक बनाए रखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। ये एक मिक्सिंग चेम्बर रहता है, यहाँ पर एक मिक्सिंग चेम्बर है, इससे पाइपलाइंस लगे हुए हैं। इस मिक्सिंग चैम्बर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पानी यहाँ आता है और यहाँ बंकर को ओपन करते हैं, तो बालू पानी दोनों यहाँ आता है और यहाँ मिक्स होता है और ये ग्रेविटी की वजह से इस पाइपलाइन के थ्रू फ्लो करता है। तो सैंड को हम लोग नदी के किनारे से इस बंकर तक कैसे लाते हैं, तो उसको देखिए, ट्रक से ले आते हैं या वैगन से ले आते हैं, एरियल रोपवे की मदद से ले आते हैं। ठीक है, या फिर टब्स को रखे रहते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट रूफ हॉलेज लगा के खींच लेते हैं। बाय pontoon माउंटेड सैंड पंप डिस्चार्जिंग इनटू सेपरेटर्स। कुछ कुछ पंप्स होता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली सैंड को और पानी को या हवा के साथ ही सैंड को मिक्स करके क्या करता है, उन बंकर्स तक डिस्चार्ज कर देता है। Where sand slushers and scrapers which feed the sand to a river bank bunker, and from the bunker the sand is supplied by aerial roofway to the sand storage bunker। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नदी के किनारे ही एक बंकर बना लेते हैं, उस बंकर में हम लोग क्या करते हैं, सैंड को स्टोर करते हैं और कन्वेयर बेल्ट लगा के नदी के किनारे से हम लोग सरफेस के बंकर तक ले आते हैं। ये प्रोसेस कब होगा, जब हमारा नदी बहुत किनारे कम दूरी पे से आधा किलोमीटर है या 300-400 मीटर पे, तब ये प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। फिर ड्रेजर्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंड को बंकर्स तक ला सकते हैं। द सैंड स्टोरेज बंकर इज ऑलवेज सिचुएटेड टू द राइट साइड ऑफ द अंडरग्राउंड एरिया टू बी स्टोर। तो सैंड स्टोरेज बंकर, वो बंकर जिसमें हम लोग बालू को स्टोर करते हैं, उसको हमेशा हम लोग हमारे माइंस के राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो राइट साइड क्या है, मान लीजिए हमारा ये सीम ऐसे है, ठीक है, इसका इंक्लिनेशन क्या है, इधर है, तो इस वाले साइड को हम लोग राइट साइड बोलेंगे, इस साइड को हम लोग डीआईपी डीप साइड बोलेंगे।
इधर वाले साइड को हम लोग बोलेंगे राइस, RISE, राइस साइड। क्लियर है? तो राइस साइड डीप साइड क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग अभी यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिक्सिंग चैम्बर देखेंगे, लेआउट देखेंगे, बाकी ऑपरेशंस कैसे करते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।